पाजेब नंबर 36। पाजेब किस्त नंबर 36। जिंदगी चीज़ ही ऐसी है, हर शख्स इसे गुजारने के लिए न जाने क्या क्या जतन करता है। हयात खान की दुनिया अलग थी, काम धंधा कुछ भी नहीं करते थे। नवाबों और रईसों की हाशिया बर्दारी करने में सारी जिंदगी गुजार दी थी। अब भला उम्र का ऐसा कौन सा दौर रह गया था जो कोई ढंग का काम करते। बस इसी बात की तलाश में रहते थे कि कोई जंगल में फंसे तो काम बन जाए। पुराने कर्म फरमाओं के पास भी चक्कर लगाते रहते थे, कभी कभी ये खुद भी चक्कर में आ जाते थे। बहरहाल हीरा मंडी की कहानी से दूर भी नहीं रहते थे, यहाँ भी इनका अच्छा खासा धंधा चल जाता था। ये बात इनके इल्म में थी कि रब नवाज शाह हीरा मंडी से गायब हो गए हैं। फिर एक बार शमशीरा बेगम के कोठे पर जा पहुंचे। शमशीरा बेगम तो वैसे ही बड़ी तेज और काइयाँ थी, हयात खान के तल्लुकात को जानती थी। पुलिस इन दिनों इकराम के सिलसिले में काफ़ी परेशान कर रही थी। शमशीरा बेगम ने हयात खान से कहा, अरे हयात खान, तुम्हारे तो बड़े बड़े अफसों से तल्लुकात हैं, हमारी इस पुलिस से जान तो छुड़ा दो। कोई मुश्किल काम नहीं शमशीरा बेगम, आला अफसों से बातचीत करते हुए लेन देन भी करना पड़ता है, थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा। हो जाए तो सुकून मिले, तो फिर लाओ रकम निकालो, वादा करता हूँ कि जान छूट जाएगी। बताओ कितने दूँ? फ़िलहाल तो 15,000 रुपये दे दे, लेकिन 25 तक बात होगी, बाकी काम हो जाने के बाद। ए मेरे मौला, सोच लो, जो काम कराने जा रही हो वो भी तो मामूली नहीं है। देखो हयात खान, हमारी तुम्हारी पुरानी शनासाई है, हमारा काम करा दो। कह तो दिया ना, अगर एतबार नहीं था तो फिर हयात खान से कहने की ज़रूरत ही क्या थी। अरे हम तो बड़े बड़ों का काम करते हैं और वो हम पर एतबार करते हैं। नहीं नहीं, एतबार की बात नहीं है, मगर पूरी पूरी कोशिश करना। ऐसी वैसी यूँ समझ लो कि आज से इस काम पर लग गए। 15,000 रुपये हयात खान की जेब में आ गए। बड़ी सख्त ज़रूरत थी, अल्लाह की देन। बीवी बहुत दिनों से पीछे पड़ी हुई थी कि मैं के ले चलो, मगर उन दिनों हाथ तंग था। हर जगह से कोशिश कर डाली थी मगर नाकाम रहे थे। इस वक्त ये एक ऐसा काम हुआ था कि बस जी जान को खुश हो गए थे। जहन्नुम में जाएं शमशीरा बेगम और जहन्नुम में जाएं रब नवाज शाह। घर पहुंचे, मैके जाने के लिए तैयार होने का कहा तो वहाँ भी जैसे ईद आ गई। सारी तैयारियां मुकम्मल की, रेल में बैठे और चल पड़े। जब रानीपुर पहुंचे तो बड़ी अवभगत हुई, क्योंकि पैसे जेब में मौजूद थे। खूब खातिर मदारात होने लगी। इनके क़याम के 2-3 दिन की बात है कि हयात खान के ससुर मुंह लटकाए हुए आए। बाहर कुछ हंगामा हुआ तो अच्छे खासे शोर शराबे की आवाज़ें भी हुई थी। हयात खान तो ये समझ नहीं पाए थे कि कोई लड़ाई दंगा हो रहा है। अलबत्ता ससुर जी अंदर पहुंचे तब इन्हें सूरत हाल पता चली। बस बेटा, तकदीर की ख्वाबी है, क्या बताएं। थोड़े दिन पहले की बात है, तुम्हारे साले ने कुछ ज़मीन खरीदी थी, सोचा था कि इस पर कुछ बनवा लेंगे, मगर लापरवाही में पड़ी रह गई। अब इस बदमाश ने इस पर डेरा डाल लिया है। पुलिस से भी कहा मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा वो हमारे पास आ गया और धमकियाँ देने लगा। आपने पुलिस वालों को कुछ रकम खिलाई थी। बस बेटा, 100-200 की पूछताछ क्या होती है। हाँ ये बात तो है। अच्छा खैर, मैं कोशिश करता हूँ। हयात खान ने बस ऐसे ही रोप डालने के लिए कह दिया। फिर न जाने दिमाग में क्या आजमाई कि वो इस प्लाट की तरफ चल पड़े, लेकिन वहाँ इन्हें शदीद हैरत का सामना करना पड़ा। वो बदमाश दिलदार घोड़ा था जिसे रब नवाज शाह ने लाहौर से मार भगाया था। हयात खान के दिमाग में फौरन एक मंसूबा आ गया। दिलदार घोड़ा से इस तरह बात की कि वो प्लाट छोड़ने पर राजी हो गया। उन्होंने दिलदार घोड़े को हीरा मंडी से शाहजी के भाग जाने से लेकर अब तक की तमाम बातें बता दी और बोले, हीरा मंडी इस वक्त किसी भी सरपरस्त से खाली है और अभी तक वहाँ किसी ने कब्जा नहीं जमाया, इसलिए कि अभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन ये बात तो मुझे मालूम है कि शाहजी तो अब गए, वापस नहीं आते। पुलिस इनके पीछे लगी हुई है। दिलदार घोड़े को इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिल सकता था। शाहजी इस वक्त एक मुजरिम की हैसियत से छुपे छुपे फिर रहे थे। इस वक्त जो भी हीरा मंडी में जाकर बैठ जाएगा, समझ लो इसका सिक्का चलता रहेगा। दिलदार घोड़े की आंखें खुशी से चमकने लगी। इसने खड़े होकर हयात खान का बाजू पकड़कर कहा, हयात खान, कोई 420 नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये दिन आ गए हैं दिलदार के, हमारी किसी बात पर तुम हमसे सवाल कर रहे हो। ये हो सकता है हम तुमसे झूठ बोलें। हो तो नहीं सकता, मगर खबर इतनी बड़ी है कि मेरा कलेजा फट जाएगा। कलेजा मत झाड़ो, बल्कि लाहौर जाने की तैयारी करो। अगर तुम सच कह रहे हो हयात खान, लाहौर वापस आओगे ना? भाई मेरा घर वहाँ है, कैसे वापस ना आऊँगा? मोतियों से मुंह भर दूंगा तुम्हारा, महीने का भत्ता मुकर्रर कर दूंगा। हीरा मंडी की बदमाशी कोई मामूली बात नहीं, मेरे हाथ लग गई तो समझ लो वारे न्यारे हो जाएंगे। जितनी देर करोगे इतने नुकसान उठाओगे, जल्दी करो, यहाँ से निकल लो। अरे मैं तो अभी अपने आदमी को स्टेशन भेजता हूँ और जो पहली टिकटें मिलती हैं रेल की वो मंगवा लेता हूँ और आज ही लाहौर रवाना हो जाता हूँ। हयात खान मामूली आदमी तो नहीं था, बनिए का बेटा, जहाँ गिरता कुछ देख कर ही गिरता है। वापस घर पहुँचा, अपने ससुराल वालों को अच्छी तरह जानता था। कंजूस लोग थे, पैसा दबा कर रखते थे, बहुत मामूली ज़िंदगी गुजारते थे और ये बात हयात खान अच्छी तरह जानता था कि पैसा इनकी जेब में मौजूद है।
सूखा सा मुंह बनाकर सुसर के सामने जा बैठे। क्या हुआ बेटा? सुसर जी ने सवाल किया। बस अब्बा जी, आप ही के काम से गया था, मगर सुसरा बहुत ख़राब है। वैसे प्लाट की कीमत कितनी होगी? 4-5 लाख से कम नहीं होगी। बहुत बड़ी जगह है, तुमने देखी नहीं होगी, बहुत अच्छी जगह है। देख कर आया हूँ, और भी कुछ करके आया हूँ। वो ज़मीन 5-6 लाख की है, और अगर 50,000 ऊपर से देने पड़े तो 5,50,000 की हो जाएगी। मगर ये 50,000 आपको मुझे देने होंगे, और मैं ही आपका ये प्लाट खाली करा सकता हूँ। मगर पहले रकम मेरे हाथ में रखे तो बात होगी। सुसर जी सोच में पड़ गए और फिर बेटे ने मशवरा करके पैसे हयात खान के हवाले कर दिए। हयात खान थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गया और वापस आकर सबको 7 ज़मीन इनके हवाले कर दी। सब हयात खान को मुबारकबादी दे रहे थे कि दामाद ने आकर इतना बड़ा काम कर दिखाया, जिसमें जाने जाने का ख़तरा भी था। रकम का मामला तो खैर था ही। बहरहाल आजकल तकदीर सोने की तरह चमक रही थी। सुसर जी ने पूछा, आखिर ऐसा कौन सा जादू चला दिया तुमने कि वो बदमाश प्लाट छोड़कर भागा? बहुत से जादू हमारे पास सुसर जी, लाहौर के बड़े बड़े अफसरों से यारी है। हमने कह दिया सुसरे से कि थोड़े बहुत पैसे ले और लाहौर भाग जा, वरना क्या फ़ायदा कि लाहौर से यहाँ की पुलिस को हुक्म दे ले, ज़मीन भी जाए और जेल में लग जाना पड़े। यही बड़ी बात समझाई, सो समझ में आ गई। हयात खान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शाहजी का प्लस्तर उतर गया, मजबूत हड्डियों ने अपनी जगह हासिल कर ली और एक्सरे की रिपोर्ट के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक हो गई। इधर राय इलियास ने इनकी दिलजोई में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा बेशुमार अफराद हर तरफ फैल गए और इकराम को तलाश किया जाने लगा। न जाने क्यों शाहजी पर मायूसी का दौरा पड़ा हुआ था। बेकार लगता है अब ये सब कुछ। ऐसा लगता है जैसा हमारा चंदा हमें दागे मफारकत दे गया। आखिर अब कहाँ तलाश करें? जीता है तो अब खुद ही आ जाएगा। हमारा अब इसे तलाश करना बेकार है। ये बात इनके साथी भी महसूस कर चुके थे, लेकिन शाहजी के सामने अल्फाज नहीं कह सकते थे। शाहजी के चेहरे की लकीरें इस बात की गमास थी कि इकराम का घाव दिल में गहरा है और इसे बहुत याद करते हैं। एक दिन जब सब लोग जमा थे तो शाहजी ने इनके साथ बैठकर कहा, देखो दुनिया जो चाहती है तो वो होने से रहा। कम अज़ कम इकराम की याद में कुछ ऐसे काम हो जाए जिनसे अपना ही जी खुश हो जाए। मसलन शाहजी, नूरशाह ने पूछा, और शाहजी किसी गहरी सोच में डूब गए। बहुत देर वो एक तक गर्दन झुकाए सोचते रहे, फिर बोले, हम जहाँ भी होंगे हमें कौसर जहाँ की खबर तो रखना ही पड़ेगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी आ पड़ी है। हमने इकराम से वादा किया था अगर कभी मिला तो बोलेगा कि वाह शाहजी, झूठा वादा किया मेरी माँ और बहन को इज्जत देने का। तो फिर क्या हुक्म है शाहजी? एक उलझन में है। असल में हम रास्ते से भटक गए, क्या करते और क्या ना करते। उस बंदे का पता कराना है जो इकराम का बाप है। बस इसी के लिए ज़रा परेशान थे। कोई ऐसा इशारा अभी तक नहीं मिला जो मजबूत हो। वैसे कुछ करना पड़ेगा। इकराम नहीं मिला तो कम अज़ कम इसका बाप ही मिल जाए। अगर बाप का पता चल गया तो हरामी को पकड़ कर ले आएंगे, कहेंगे बेटा चल शादी कर ले, अब इससे बहुत हो गया। हाँ ठीक है, लेकिन शाहजी एक काम और करना होगा। वो ये कि कौसर जहाँ को शमशीरा बेगम के कोठे से हटा देना होगा, कहीं वो बददिल होकर जी ना छोड़ बैठे। शमशीरा बेगम इसे छोड़ेगी नहीं आसानी से, शुमाले खान बोला। और शाहजी का पारा एकदम चढ़ गया। इस कुतिया की क्या मजाल कि कौसर जहाँ को रोक सके। हमारे इकराम की माँ है वो, और इकराम की माँ बेचारी इकराम के बाप का इंतज़ार कर रही है। औरत दी क्या शय होती है यार, मर्द इसे कुछ भी कह ले, कमीन का बिल्ला कसूरवार वही होता है। कोठे पर बिठा देता है इसे और तवाइफ कैफ पर नफरत करता है। हालांकि वहाँ भी बड़ी मुसीबत इसके लिए वही बनता है। खैर छोड़ो, तुम्हें सोच रहा था कि कौसर जहाँ को वहाँ से हटा लिया जाए। ना रखें शाहजी, कोई जगह खरीद लेते किसी भी शहर में। लाहौर वाली कोठी बेच दें शाहजी? नहीं, ख़तरे की बात होगी। पैसों के लिए परेशान हो क्या? ज़रूरत तो पड़ेगी शाहजी। वो कुतिया का पिल्ला क्या बकरा ईद पर हलाल करने के लिए रख छोड़ा है? कौन? वही हमीद खान। हम कागज़ लिख कर देंगे, इससे कहना पैसों का बंदोबस्त कर दे। बहरहाल अब यहाँ से जी उखड़ गया है, तैयारियाँ करो। शाहजी जाएंगे कहाँ? फिलहाल कहीं भी जाकर टिक जाएं। बहरहाल शाहजी ने तैयारियां शुरू कर दी। उसके बाद राय इलियास से इजाज़त लेना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, लेकिन बहरहाल शाहजी ने किसी न किसी तरह राय इलियास को तैयार कर ही लिया। और दिलदार घोड़ा चालाक आदमी था। हयात खान की तो मजाल नहीं थी कि दिलदार को धोखा दे, फिर भी पूरी तरह इजहार नहीं किया था। हीरा मंडी की बदमाशी मामूली चीज़ नहीं थी। लाहौर पहुँच गया था, लेकिन इसने अभी हीरा मंडी का रुख नहीं किया था। वहाँ इसकी भी शनासाइयाँ थी। एक दूसरे से मालूमात हासिल करके इलाके के थानेदार के पास जा पहुंचा। थानेदार भी इसका पुराना शनासा था। दिलदार ने इसने कहा, कहो क्या हाल है? हाल तुम अपना बताओ। दिलदार जी, कहाँ का अड्डा संभाल रखा है आजकल? नाम सुनने को नहीं मिला। कितने दिन से यहाँ हो? अभी तो तबादला हुआ है, अब यहाँ का थाना मिल गया है, लेकिन सावन सूखा गुजर रहा है,
कुछ धंधे पानी की बात करो। दिलदार घोड़े के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और बोला, बस जनाब। दिलदार घोड़ा के दोस्त हमेशा ही इसे याद करते रहते हैं, क्योंकि दिलदार हमेशा बांट कर खाने का आदी है और दोस्तों के लिए धंधे तलाश करता ही फिरता है। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे? 10,000 रुपये महीना ठीक होंगे? हीरा मंडी का धंधा संभाले हुए हैं। सिर्फ 10,000, और वो भी हीरा मंडी के धंधे से? बस ज़्यादा मुंह मत फैलाओ। ज़्यादा कमाएंगे तो तुम्हारे लिए ही कमाएंगे, तुम्हें ताउन करना पड़ेगा। हीरा मंडी पर अपना कब्जा कर रहे हैं, अगर कोई टांग अड़ाए तो साथ देना पड़ेगा। रकम बढ़ाओ, 10,000 तो बहुत कम है इस दौर में, चलो डबल कर लो। और ये मामला तय हो गए। चुनांचे दिलदार हीरा मंडी में चल पड़ा और वहाँ पहुँचकर इसने सबको अपने रोब में ले लिया। सरे बाजार रब नवाज के डेरे पर पहुंचकर इसे जोर जोर से पुकारा, ललकारा और दावत दी कि अब आ जाए, देखते हैं कितना बड़ा बदमाश है वो। मगर लोगों ने इसे बताया कि वो यहाँ नहीं और बाजार छोड़कर चला गया है। तकदीर का अच्छा था, वरना इस बार मैंने वो बंदोबस्त किया था इसके लिए कि ज़िंदगी भर याद रखता। उसके बाद दिलदार घोड़े ने तमाम कोठे वालियों से कहा, सुनो, अब यहाँ से रब नवाज का राज ख़त्म हो गया है। हीरा मंडी का मालिक अब मैं हूँ, ये अड्डा मेरा है, तुम सबको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। किसी ने गर्दन उठाई तो मन का तोड़ दूंगा। बाहर के बदमाशों से तुम्हारी हिफाजत की जाएगी। 500 रुपये देने पड़ेंगे तुम्हें महीने के। सब लोग जमा करके डेरे पर पहुंचा दिया करो। महीने की 30 तारीख को सारी कोठी वालों को ये रकम इकट्ठा करके देना होगी। सब लोग कान खोलकर सुन लो, किसी को कोई मुश्किल पेश आए हमारे पास आओ और हमें बताओ। अगर किसी की मैया ने इसे ज़्यादा दूध पिलाया हो तो दूध उलटने भी हमारे पास आ जाना। बस यही कहना था हमें। 1 महीने की रकम पेशगी पहुँचा दो। 3 दिन का वक्त दिया जाता है, तीसरा दिन आखिरी होगा। जिसके पास से रकम ना पहुंचे वो अपनी मुसीबत का जिम्मेदार खुद होगा। तुम लोगों ने सुन लिया। लोगों ने खामोशी से गर्दन झुका दी और अपने अपने दरवाजे की तरफ चल दिए। दिलदार घोड़े को रब नवाज के अहाते में देखकर सभी को दुख हुआ था। सबने सारी की सारी दास्तान सुनी, जिनमें हाजू भी शामिल था। वो फुदक कर भागा। गुलाम शाह अब वो सब कुछ कर रहा था जो थोड़े दिन पहले हाजू करता था। क्या बात है हाजू, खैर तो है? खैर नहीं है, मुंह सड़े तुम्हारा, बर्बाद हो जाओ। फुलबेरी भी नहीं निकली मुंह पर पे, देखने वालों को लानत भेजने को दिल चाहे। बात तो सुन लो, होशियार हो जाओ। अब ऐशो इशरत के दिन बीत गए। अब रब नवाज के अहाते में दिलदार घोड़ा आ गया है। घोड़ा, ये मेरे मालिक, मगर शादी उसकी बड़ी पिटाई की थी। अब कैसे आनमरा कमबख्त, हाय हाय, पता चल गया होगा मोई को कि शादी ने डेरा छोड़ दिया है। आखिर कब्जा जमाने को आ गया। क्या कह रहा था हाजू? हीरा मंडी वालों को खुशखबरियाँ सुना रहा था। दुकानदारों को भी पैसे देने पड़ेंगे और तुम लोगों को भी 500 रुपये हर महीने देना पड़ेंगे। बाकी इसकी मर्जी है, जिससे जो दिल चाहे जब मर्जी वसूल कर ले। अब नया कानून होगा हीरा मंडी में। शादी चले गए, अब दिलदार घोड़े का राज है। खुदा की मार कमबख्त पर कहाँ से आन मरा। आखिर ये लोग कब तक हमारी गर्दन दबाए फिरेंगे? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई कदम उठाए। दिलदार घोड़ा तो बड़ा ही कमीना है, हमारे मेहमानों को भी परेशान करेगा। वो तो करेगा शमशीरा बेगम, हाजू ने कहा। तुम चुप हो जाओ हाजू, जुबान कुतरनी की तरह चली जा रही है। हसरत ही रही कि कभी कोई खुशखबरी लेकर आओ। बहरहाल शमशीरा बेगम हर चीज़ से परेशान हो जाने की आदी थी, चुनांचे इस बात पर भी खूब परेशान हो गई। मास्टर हमीदुल्लाह मलिक अल्लाह नवाज के पास पहुंच गए। मलिक अल्लाह नवाज बहुत ही दुखी वक्त गुजार रहे थे। ज़किया बेगम की कैफियत भी इनसे मुख्तलिफ नहीं थी। कोई तसव्वुर तक नहीं था रब नवाज के बारे में कि वो ज़किया बेगम की अपनी औलाद नहीं है। अगर खुद साहिब औलाद होती तो मुमकिन है इतना ज़र्फ कायम न कर पाती, लेकिन खुदा ने इन्हें औलाद से नहीं नवाजा था, इसलिए तमाम तर मोहब्बतें रब नवाज के लिए वक्फ हो गई थी। वो तो एक तरह से बीमार ही पड़ गई थी। बस इबादतें हो रही थीं और दुआएं होती। एक ही दुआ लबों पर रहती, माबूद दो जहां, रब नवाज की हिफाजत करना, इसके दिल में रहम डालना कि हम भी इसके माँ बाप ही हैं। एक छोटी सी बात पर घर छोड़ गया, जालिमों में दाखिल हो गया है वो, इसका गुनाह माफ़ कर देना। मलिक अल्लाह नवाज ये खामोश दुआ कितनी ही बार सुन चुके थे। जानते थे कि ज़किया बेगम ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि रब नवाज इनकी औलाद नहीं है। बहरहाल हर जतन तो कर लिया था, कहीं से कुछ खबर नहीं मिली थी। ऐसे वक्त में हमीदुल्लाह साहिब पहुँचे। आइए मास्टर साहिब, मिजाज बखैर हैं? खाक बखैर हैं। 3 महीने से बीमार पड़ा था, लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज था। खबर ली तुम लोगों में से किसी ने? अरे मास्टर साहिब, ये तो बड़े दुख की बात है। वाकई हमारी कोताही है। बस ये लफाजियाँ और ज़्यादा गुस्सा दिलाती हैं हमें। ठीक है भाई, ठीक है। हम कब कहते हैं कि हम तुम्हारे कोई अजीज़ या रिश्तेदार हैं? हम कब कहते हैं कि हम इस काबिल हैं कि तुम जैसे बड़े लोग हम पर तवज्जो दें? खैर की बात नहीं, हम कभी ना आते तुम्हारे पास। एक इत्तला देने आए थे। अगर बीमार ना होते तो उसी वक्त इत्तला देने आते, पर वहीं बीमार हो गए।
جی آپ کا غصہ بجا ہے، واقعی ہمارا قصور ہے، جس کے لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اطلاع کی پوچھو، اطلاع کی، معاف واف نہیں کروں گا، میں تم لوگوں کو بتائے دے رہا ہوں۔ ماسٹر حمید اللہ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور ملک اللہ نواز مسکرانے لگے۔ آپ جانتے ماسٹر صاحب، اب تو مسکرانے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ چاہے گا ایسی کوئی بات نہیں، انسان کی زندگی میں الٹ پھیر آتے ہی رہتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اللہ پر شاکر رہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ میں داتا صاحب کی عرس پر گیا تھا لاہور، وہاں ڈیرا لگایا تو تمہارے صاحبزادے نے لنگر تقسیم کر رہے تھے بڑی آب و تاب کے ساتھ عرس مبارک میں۔ کس نے؟ ارے اسی رب نواز کی بات کر رہا ہوں۔ جی؟ ملک اللہ نواز اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ہاں کہا نا، مگر سرکش ہے، باغی ہے، بدتمیز ہے، احمق ہے، بیوقوف ہے، وہاں لاہور میں نظر آیا۔ اب کہاں ہے؟ بتا رہا ہوں یار، پوری بات تو سن لو۔ ایک تو تم لوگ اتنے بے صبرے ہوتے ہو۔ ارے بھائی میری پوری بات ہوگی، تم نے بیچ میں اپنی کہانی شروع کر دی۔ نہیں ماسٹر صاحب، بتائیے۔ بیٹھ جاؤ، کیا ہونکوں کی طرح کھڑے ہو گئے ہو؟ حمید اللہ صاحب نے کہا اور ملک اللہ نواز بیٹھ گئے۔ حمید اللہ صاحب کو اچھی طرح جانتے تھے، شاید بھائی شخصیت تھے جو ایک وزیر کو اس طرح کہہ سکتی تھی۔ حالانکہ دور وزارت ختم ہو گیا تھا، لیکن بوجھ کچھ تھا اب بھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ماسٹر حمید اللہ کی لاکھ خوش آمدید کی کہ اس دور وزارت میں وہ بھی کچھ لے لے، لیکن ڈنڈا اٹھا لیا اسی بات پر۔ ہو گئے وزیر اپنے گھر کے۔ زمین پر ہے نا تمہاری وزارت؟ آسمان پر ہو تو میں جانوں، دینے آئے ہیں مجھے۔ حمید اللہ صاحب کا ایک ہی انداز ہوتا۔ بہرحال یہ عجیب و غریب انکشاف کیا تھا ماسٹر صاحب نے، تو پھر آپ نے پکڑا اسے؟ دھوکہ دے گیا، چکر دے گیا بدماش۔ میرے سامنے تو بھیگی بلی بن گیا تھا۔ ڈانٹ ڈپٹ کی میں نے، پوچھا کہاں رہتا ہے، معلومات بھی حاصل کی، بس دماغ کی خرابی ہے، پاگل پن ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ رہتا ہے نہیں، رہتا تھا۔ اسی دن سے بھاگے گھر بار چھوڑ کر، اس میں لنگر ونگر ختم کیے۔ جب ہم نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، بس دھوکہ کھا گئے، ورنہ اسی وقت گردن پکڑ لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ کہاں رہتا ہے؟ کہاں رہتا تھا؟ لاہور میں طوائف خانہ میں، ہیرا منڈی کے نام سے مشہور ہے، نام سنا ہے کبھی؟ ہاں۔ ملک اللہ نواز کا دل خون ہونے لگا۔ وہیں رہتا ایک احاطہ لے کر، شاہ جی کے نام سے مشہور تھا، بڑی دھونس جما رکھی تھی محلے بھر میں۔ وہ چاروں کمینے دوست بھی ساتھ ہی تھے، بس ہم جانتے ہماری وجہ سے چلا گیا۔ ہم وہاں پہنچے، چکر لگائے، کہیں نہیں ملا۔ ہم جانتے تھے کہ ہماری وجہ سے غائب ہے، اور پھر اس کے بعد اچانک ہی ہم پر بیماری کا حملہ ہو گیا۔ بچے گھر لائے، لیکن مجبوراً واپس لاہور جانا پڑا، اور پھر وہاں ہسپتال میں 3 مہینے رہے ہیں۔ پرسوں تو وہاں سے چھٹی ہوئی، کل پہنچے تھے، کل ہمت نہیں پڑ سکی کیونکہ رات ہو چکی تھی، سو آج تمہارے پاس آ گئے۔ ملک اللہ نواز کی گردن جھک گئی تھی، آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھی، لیکن آنسو بہنے نہ دیے۔ پتہ نہیں اب وہاں رہتا ہی نہیں، اماں پتہ کراؤ۔ مرد ہو، چوڑیاں پہنی ہوئے ہاتھوں میں؟ نہیں ماسٹر صاحب، میں فوراً تیاریاں کرتا ہوں۔ اچھا پھر خدا حافظ، ہم اطلاع دینے آئے تھے، اب جا رہے ہیں۔ بیٹھے تو صحیح۔ ہاں بیٹھے، کچھ کھائے پیے۔ یار کیوں تم لوگ فضول باتوں میں وقت گزارتے ہو؟ کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس وقت تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ جاؤ پہلے اپنا کام کرو، کوئی خوشخبری دو مجھے۔ اس سے بڑی خوشخبری میرے لیے اور کوئی نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں مل گیا۔ بعد میں تو پہنچ ہی گیا ہوگا اپنے گھر، سوچا ہوگا بلا ٹل گئی۔ ماسٹر صاحب خدا آپ کی عمر دراز کرے، میں فوراً ہی تیاریاں کرتا ہوں، جیسے کوئی اطلاع ملی آپ تک پہنچا دوں گا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ماسٹر حمید اللہ نے کہا اور باہر چلے گئے، لیکن اللہ نواز شاہ کے دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ دیر تک سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے۔ ذکی بیگم یہ سب کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا، جو حالت ان کی ہو جاتی وہ سنبھالے نہ سنبھلتی، پتہ نہیں آگے کے حالات کیا ہوں۔ یہ تو شبہ ہوگا کہ ماسٹر حمید اللہ جا کر بتا دیں گے سب کچھ، اور پھر حملہ ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے مستقلی ہیرا منڈی چھوڑ دی ہو، بیوقوف کہیں کا، یہاں بھی اس نے غلطی فیصلہ کیا، تھوڑا وقت تو دیتا سمجھانے کے لیے۔ بہرحال چکروں میں تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اب آغاز کہاں سے کرنا چاہیے کہ باہر سے ایک اور اطلاع ملی۔ غیاث الدین صاحب بہت سے مہمانوں کے ساتھ آئے ہیں، ابھی بھی پہنچے ہیں۔ اللہ نواز شاہ اطلاع سن کر ٹھٹک گئے۔ دل میں پریشانی کا احساس جگا تھا، لیکن فوراً پریشانی تقویت میں بدل گئی۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا، غیاث الدین کے دل میں بھی اتنی ہی لگی ہوئی تھی جتنی خود ان کے دل کو۔ صاحب ظرف، صاحب دل آدمی تھے، یہ جانتے تھے کہ بیٹی کے باپ پر اس وقت کیا بیت سکتی ہے جب نکاح ہونے کے بعد دولہا غائب ہو جائے۔ تیار ہوئے، باہر نکلے اور ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ غیاث الدین کے ساتھ اور بھی بہت سے افراد تھے، دیکھ کر خوشی کا اظہار کیے گلے لگ گئے۔ غیاث الدین ایک ایک کا تعارف کرانے لگا۔ ملک اللہ نواز سب سے بڑی خوش اسلوبی سے ملے۔
بیگم کو بھی بلا لیا کیونکہ مہمانوں میں خواتین بھی تھیں۔ فاخرہ بیگم ناصرہ اور غیاث الدین کی بیگم ذکی بیگم سے ملی، بڑی محبتوں کا اظہار کیا اور پھر اس کے بعد مزید گفتگو شروع ہوئی۔ ملازمین سے ان کے کمروں کی تیاری کے لیے کہا گیا۔ غیاث الدین نے کہا، ہاں بھائی ذرا کچھ وقت قیام کرنا پڑے گا، بڑے اہم مشورے کرنے ہیں۔ کہتے کیوں ہو دوست، یہ بات کوئی کہنے کی ہے، اگر تمہارا ارادہ نہ بھی ہوتا تو ابھی تمہیں جانے کون دیتا۔ آپ سب لوگوں کو بےحد شکر گزار ہوں، آپ نے غریب خانے کو رونق بخشی۔ اب مطلب پر آ جانا چاہتا ہوں، ساری باتیں بعد میں ہوں گی، جو بات تم سے کرنا چاہتا ہوں وہ ضروری ہے، کوئی دل دکھانے والی بات نہ کرنا غیاث الدین۔ ملک اللہ نواز نے ازردہ لہجے میں کہا، یار اب کیا کہوں تم سے، میں تو اس بات پر بھی تیار ہوں کہ عرشہ کو تمہارے گھر بھیج دوں، تمہاری بہو ہے، تمہاری امانت ہے، یہی زندگی کاٹ لے۔ خدا بند عالم رب نواز کو زندگی عطا کرے، تمام خوشیاں نصیب کرے، آئے گا ضرور آئے گا، اگر 20 سال کے بعد بھی آئے تو عرشہ اس کا یہی انتظار کرے گی۔ اصل میں جواد حسین میرے دوست اللہ نواز کا خیال ہے کہ میں نے حالات سے اکتا گیا ہوں اور کسی پر مطالبہ کر سکتا ہوں کہ میری بیٹی کو آزادی دلا دی جائے۔ انہوں نے یہ الفاظ کبھی منہ سے ادا نہیں کیے تھے، لیکن میں بھی دنیا کے ساتھ ہوں، دنیا دیکھی ہے میں نے، کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ ارے میرے بھائی، بیٹی ہے میری، کیوں مجھے ذلیل کرتے ہو؟ میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا تم سے، گردن پر چھری پھیر دو اس کی، تمہاری امانت کو پال رہا ہوں، جب دل چاہے بلا لینا اپنے پاس۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، بلا وجہ جذباتی کر دیتے ہو، کچھ اطلاعات ملی ہے، کچھ ایسے مسائل آگے ہیں جنہیں بتانا ضروری ہے۔ غیاث الدین نے کہا، اس کے بعد الف سے لے کر یہ تک ساری تفصیل ملک اللہ نواز کو بتا دی۔ ملک اللہ نواز سینے پر دونوں ہاتھ رکھے یہ داستان سن رہے تھے، وہ جذباتی ہو گئے تھے، بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا، چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ ملا کر رکھ دوں گا لاہور کو، کیا سمجھا ان لوگوں نے، ٹھیک کیا اس نے، اسکول جلا دیا۔ لوگوں نے بلا وجہ احمقانہ تصورات قائم کر رکھے ہیں۔ اس سے نہیں کہہ رہا کہ یہ بات کہ میں خود ان حالات میں ملوث ہوں، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ایک طوائف عورت ہی تو ہوتی ہے، اسے کیوں غیر انسانی حیثیت دی گئی ہے؟ کیا قیامت آ جاتی اگر وہ لڑکا اسکول میں تعلیم حاصل کر لیتا؟ کیا ہو گیا ہے، 6 اسکول بنوا کے کھڑا کر دوں گا ایسے؟ بات کرتا ہوں اللہ حکام سے، کیا سمجھا انہوں نے میرے رب نواز کو؟ ارے واہ بھائی واہ، ہم نے جتنی شرافت سے زندگی گزاری، کون گزارتا اس طرح؟ اور اب یہ جرت آ گئی لوگوں میں کہ انہوں نے، دیکھتا ہوں کہ کون سی پولیس پیچھے پڑی ہے، کون پکڑتا ہے اسے، دیکھتا ہوں سب کو۔ ملک اللہ نواز جلال میں آگے تھے، پھر انہوں نے کہا، پھر وہ بچہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں پہلے ایک محلے سے نپٹ لوں، اس کے بعد ملک بھر کے اخبارات میں اکرام کی تصویر چھپوا کر اسے آواز دوں گا، اسے کہوں گا بیٹے باپ کو اور جتنی سزا چاہو دے لو، تمہاری امانت ہمارے پاس موجود ہے۔ تم لوگ سمجھ رہے ہوگے، میں بھی سمجھ رہا ہوں اس کے جذبات کیا ہیں، وہ صرف اس احساس کا شکار ہو گیا ہے کہ ایک طوائف زادی کو مشکل سے نکال دے۔ اب ایک اور انکشاف ہے آپ کے لیے، نظام الدین صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ چودھری نظام الدین، نام ذہن میں نہیں آ رہا۔ چودھری نظام الدین کے بارے میں ملک اللہ نواز کو تفصیل بتائی گئی، اور پھر غیاث الدین نے کہا، بہت سے محاذوں پر کام کرنا ہے۔ میں تم سے ایک بات کہوں غیاث الدین، پہلے تو ہم سب مل کر رب نواز کی گلو خراسی کراتے ہیں، میں کل اسلام آباد روانہ ہو جاتا ہوں اور سارے کام شروع کرا دیتا ہوں۔ ہم میں سے کوئی نہیں، بالکل نہیں، تم بالکل بے فکر رہو، مجھے معاف کرنا، اب تمہاری خاطر مدارت نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ پہلے ہم سب اپنی خاطر مدارت خود ہی کر لیں گے آپ کی طرف سے۔ آپ اپنے کام کا آغاز کیجئے اور خدا کے لیے اپنے آپ کو بھی سنبھالے رکھیے، بالکل جذباتی نہ ہو۔ نہیں ہوں گا، بالکل بے فکر رہو، ملک اللہ نواز نے کہا، اور اس کے بعد نہ جانے کب تک یہ مجلس مشاورت جاری رہی۔ کوثر جہاں اب خوف کی منزل میں داخل ہو گئی تھی، کہیں سے کوئی اطلاع نہیں آ رہی تھی، کیا ہوا، کیا ہو گیا، اللہ نہ کرے یہ لوگ گرفتار تو نہیں ہو گئے، خبریں کہاں سے ملیں، کون لایا خبریں لانے والا؟ پھر ہیرا منڈی کا ماحول دلدار گھوڑے کی آمد سے خراب تر خراب ہوتا جا رہا تھا۔ بہت سے شرفا نے ہیرا منڈی کا رخ کرنا بند کر دیا تھا، کوٹھوں پر چیمگوئیاں ہو رہی تھی، لیکن اس کا حل کسی کے پاس نہیں تھا۔ بس یہی باتیں ہوتی رہتی تھی کہ دلدار گھوڑے نے یہ کیا، دلدار گھوڑے نے وہ کیا۔ شمشیرہ بیگم کے منہ سے ایک بار اکرام کے لیے کوئی لفظ نہیں نکلا تھا۔ کوثر جہاں بڑی دل برداشتہ تھی، بارہا اسے بھی محسوس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک بند مٹھی ہیں اور وہ تسنیم کے ساتھ اس گھر میں تنہا ہے۔ غزالہ اور شبانہ شمشیرہ بیگم کے اشاروں پر چلتی تھی، اور شمشیرہ بیگم کی آنکھوں میں کوثر جہاں کے لیے کبھی وہ تاثرات نہیں ابھرتے تھے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ کوثر جہاں نے ان کی کئی آسامیاں نکال دی تھیں۔ کبھی کبھی تو وہ رب نواز کو کوس کوس کر کہتی تھیں کہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ کوثر جہاں کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ اب وہ عمر کی ڈھلان کی جانب آ رہی ہے۔ کئی بار اشاروں کنائیوں میں اس سے کہہ چکی تھی کہ اب تسنیم کی تربیت شروع کر دی جائے، اس ننھی سی عمر میں اگر تھرکنا شروع کر دے گی
तो बड़ी होकर माहिर रक़ासा बन जाएगी। गुलकारी के बारे में भी उन्होंने यही कहा था कि 2.5 साल की उम्र में कौसर जहाँ को रियाज शुरू करा दिया गया था और उस्ताद मिठन खान ने इसका संग बुनियाद रखा था। ये सारी बातें कौसर जहाँ के दिल को खून के आंसू रुलाती थी। इकराम का चेहरा निगाहों के सामने आ जाता और इसके पस मंज़र में जो चेहरा उभर था वो तो बस एक आह बनकर रह गया था। अब इसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो चेहरा कभी निगाहों के सामने दोबारा आएगा। सारी दुआएं बेअसर रही थी। शमशीरा बेगम ने एक मुजरे की साई ली थी। साबिक शेख नामी कोई साहिब थे लाहौर के दौलतमंदों में। इनके यहाँ किसी तकरीब में नाचना था। शाहजी तो चले ही गए थे, इकराम भी नहीं था। हालांकि इकराम की ख्वाहिश थी कि कोठे पर आने वाला आने चाहे तो आ जाए, लेकिन कौसर जहाँ कहीं मुजरा करने ना जाए। अलबत्ता कौसर जहाँ हालात से खूब दुखी हुई थी। इसे शमशीरा बेगम से कोई नया झगड़ा लेना मुनासिब नहीं समझा और मुजरे की बात सुनकर खामोश हो गई। शमशीरा बेगम को भी एहसास था कि अब कौसर जहाँ की कमर से दीवार हट गई है, अब भला क्या अकड़ दिखाएगी। हालांकि माँ थी, लेकिन दौलत किसी की माँ नहीं होती। कौसर जहाँ के मुसलसल इनकार ने शमशीरा बेगम के दिल में जो कुदूरतें पैदा कर दी थी, अब वो अमली शक्ल में ज़ाहिर हो रही थी। एक ज़रा सा एहतजाज किया था कौसर जहाँ ने, कहने लगी, अम्मा अगर मुनासिब समझे तो शबाना और गजाला को ले जाए, मेरा जाना क्या ज़रूरी है। तुम यहाँ घर में क्या करोगी? तस्नीम अकेली रह जाएगी। आदत पड़नी चाहिए इसे अकेला रहने की। देखो बुरा मत मानना, तुम्हारी हरकतों ने मुझे जो नुकसान पहुँचाए हैं मैं इन्हीं का खसारा पूरा नहीं कर सकी। अब अगर तुमने कोई टेढ़ी मेढ़ी बात की तो कसम अल्लाह की सिर्फ एक काम करूँगी। वो कोतवाल जी तो चले गए, अब जो कोतवाल जी आए हैं ना उसे पैसों के शौकीन है। दिलदार घोड़े को कुछ दे दिला दूंगी और कह दूंगी कि तुम्हें ठीक कर दे। हर बात में नाक मुँह चढ़ाना, यहाँ नहीं जाऊंगी वहाँ नहीं जाऊंगी, ये नहीं कहूंगी वो नहीं करूंगी। कौसर जहाँ ने खौफजदा निगाहों से शमशीरा बेगम की तरफ देखकर बोली, अम्मा तुम दूसरों के हाथों मुझे नुकसान पहुँचवाओगी। तुम्हारे हाथों जो हम सबको नुकसान पहुँचे हैं वो कौन भरेगा? कौन कौन आया था यहाँ? क्या क्या तकदीर के दरवाजे ना खुले, लेकिन तुम खुद इन दरवाज़ों को लात मार मार कर बंद करती रही। जूती उठाऊंगी और सर पर इतनी लगाऊंगी कि गिन नहीं सकोगी। कौसर जहाँ बेगम, अब मेरे ऊपर कोई धौंस नहीं रही, जाना पड़ेगा तुम्हें। अम्मा जाने को तो खैर मैं कह चुकी हूँ कि जाऊंगी, लेकिन न जाना चाहूँ तो तुम मुझे ले जा नहीं सकोगी। रन पड़वाएगी घर में और कुछ नहीं होगा। मैंने कह दिया कि अब सूरत हाल मेरे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। कौसर जहाँ खामोश हो गई। मुँह खोलना अजाब हो गया था, लेकिन ये हकीकत पहली बार दिल में उतरी थी कि अगर शमशीरा बेगम की बात न मानी तो दिलदार घोड़ा आ सकता है, वो इस पर जूती भी उठा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि बेटा जैसा भी था दीवार था। शाहजी की बात तो बात की है। कौसर जहाँ को वो दिन याद आने लगे जब कई बार इकराम ने कौसर जहाँ की तरफ आंख उठाने वाले पर चाकू खोल लिया था। लेकिन अब कहाँ हो इकराम, कहाँ हो, कहाँ हो मेरे बच्चे? बड़ी दिल बर्दाश्ता हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ हो इकराम? बहुत उदास हूँ मैं, बहुत उदास हूँ तुम्हारे लिए इकराम। कहाँ हो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे।